नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में पिछले 16 दिनों से फंसे 41 मजदूर जल्द ही खुली हवा में सांस ले सकेंगे। मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए ही की जा रही मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है और 1 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही पाइप को अब 1 मीटर अंदर धकेल दिया गया है। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए अभी 12 लोगों को टीम को लगाया गया है जो 3-3 के समूह में ड्रिलिंग का काम कर रही है। इसके साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इस खबर पर जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएंगे कि आज 16वां दिन है और जो 41 मजदूर हैं वो अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। उनको निकालने का काम लगातार जारी है, प्रयास जारी है। मशीनें बाहर से मंगाई गई हैं और कुछ टेक्नीशियंस भी बाहर से मंगाए गए हैं जो लगातार इन 41 मजदूरों को वहां से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार को यह सफलता हाथ नहीं लगी है। और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से इस टनल को जो है वो ड्रिल करने की कोशिश की जा रही है। अब मैनुअल ड्रिलिंग भी शुरू हो चुकी है जो लगभग 1 मीटर तक की ड्रिलिंग हो चुकी है। फिलहाल पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ धनराज गर्ग इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। धनराज, ड्रिलिंग हो रही है, चाहे वो मैनुअल ड्रिलिंग हो या वर्टिकल ड्रिलिंग हो, लगातार ड्रिलिंग हो रही है। हालांकि कहा जा रहा था कि बहुत जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है या जाएगा, तो क्या आपको लगता है अब कुछ ही दिनों की बात है या कुछ ही घंटों की बात है जो ये सभी मजदूर बाहर आएंगे, या मात्र ये लोगों को भरोसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए, जो 41 जिंदगियां हैं पिछले 17 दिनों से टनल के अंदर फंसी हुई है और उनको निकालने का प्रयास लगातार रेस्क्यू अभियान लगातार वहां पर चल रहा है। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं और आप देख रहे हो उनकी शुरुआती दौर से जो मशीनें लगाई गई थी वो कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वहीं देखिएगा कि जो ऑनर मशीन लगाई गई है वो भी एक तरीके से विफल हुई थी, लेकिन अब फिर से दोबारा से वो काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो सही कर ली गई है। और अब जो है वर्चुअल जो खुदाई की बात चल रही है उसमें भी शायद लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं है कि जो मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि मात्र 5 से 6 मीटर का ही रास्ता ऐसा बचा है कि जो मजदूर के पास पहुंचने के लिए बाकी है। और जिस तरीके से देखा जाए, जो एक्सपर्टों की टीम है वो लगातार यही कह रही है कि आज शाम तक लगता है कि एक खुशखबरी हम लोगों को मिलती हुई नजर आई, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस सुरंग पर टिकी हुई है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से खुदाई दोबारा से शुरू की गई है, वर्चुअल खुदाई शुरू की गई है, अब देखने वाली बात होगी क्या शाम तक जो मजदूर अंदर फंसे हैं वो बाहर निकाल लिए जाएंगे। बिल्कुल, अभी जो वर्तमान स्थिति है धनराज वो क्या है? क्या वर्टिकल बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे या मैनुअली जो वहां पर ड्रिलिंग हो रही है वहां से मजदूरों तक पहुंचा जाएगा? क्या सिचुएशन है अभी? और सीएम धामी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए मजदूरों को निकालने की जो कवायद है वो बड़ी तेजी के साथ चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अपने नजर इस पे बनाए हुए हैं और आज फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा पहुंच रहे हैं और वहां पर जो तमाम कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। और आप देखेगा कि जो कहा जाए कि जो मैनुअली खुदाई है वो भी शुरू कर दी गई है, तो माना जा रहा है कि जो मैनुअली खुदाई है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आज शाम तक मजदूरों तक पहुंचा जाएगा और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं अपनी निगाहें इस सुरंग पर टिकाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा अभियान चला जाए और किस तरीके से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो अभियान चलाया गया है उसमें बड़ी तेजी लाई गई है, 5 तरीके से कहीं ना कहीं उसमें ड्रिलिंग की जा रही है, लेकिन सबसे जो सफल ड्रिलिंग नजर आ रही है वो ओनर मशीन की नजर आ रही है और उसी के माध्यम से लगता है कि अब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद है कि बहुत जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। धनराज, एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, लगातार इस जो ये मिशन रहा है, ये जो पिछले 16 दिन से अभियान चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बाधाएं, मुश्किलें भी सामने निकल कर आई हैं, चाहे वो मशीनों की तकनीकी प्रॉब्लम हो या मशीनों को फंसना हो या इस तरह की बड़ी चीजें निकलकर सामने आई। क्या ऐसी स्थिति और बन सकती है, या अब एक्सपर्ट्स ने जैसे आपने बताया कि क्लियर ये कर दिया है, साफ कर दिया है कि बहुत जल्द मजदूरों तक जो है वो पहुंचा जाएगा, ये मशीनों की तरफ से कोई जो है वो बीच में बाधा नहीं आएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी तक आपने देखा कि मशीनों के सामने कहीं ना कहीं कोई बाधा जरूर आती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब उम्मीद यही जताई जाती है
कि कोई बाधा ना आए और जल्द से जल्द उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। लेकिन जो बाधाएं आती हैं वो एक कहा जा सकता है कि अचानक ही बाधा आती है, उसका किसी को जानकारी नहीं होती। लेकिन उम्मीद यही जताई जाती है कि कोई बाधा ना आए और प्रार्थना भी यही की जाती है कि कोई बाधा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ना आए और जल्द से जल्द उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। अब देखने वाली बात होगी कि कितना समय अब लगता है, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपर्टों का कहना है कि आज शाम तक यदि कोई बाधा नहीं आती है तो आज शाम तक उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं खुशी की बात यह है कि जो मजदूर हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और उन तक जो खाने पीने की सामग्री है वो भी सरकार के द्वारा पहुंचाई जा रही है, प्रशासन के द्वारा पहुंचाई जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब वो समय आएगा कि जब मजदूर सुरंग से बाहर आएंगे और हम सबके बीच में होंगे। बिल्कुल, बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये सभी मजदूर बाहर आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे किस तरह से हमारे सहयोगी धनराज कह रहे थे कि उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये 41 मजदूर जो हैं वो खुली हवा में सांस लेंगे, क्योंकि पिछले 16 दिनों से लगातार वो इस टनल के अंदर कैद हैं और लगातार मैनुअली हो या वर्टिकली हो वहां पर ड्रिलिंग की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जाए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार, सेना और टेक्निकल टीम दिन रात मजदूरों को सुरंग से निकालने के लिए काम में जुटी हुई है और पूरी तरह से हर संभव प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी मजदूरों को टनल से सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। वहीं विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है, वह विरोध करने के लिए ही बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि वह समय विरोध का नहीं है, बल्कि जो लोग दिन रात काम करके मजदूरों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने का है। ये सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं वहीं डेरा डाला हुआ है और भारत ही नहीं बल्कि बाहर से भी विशेषज्ञों को वहां पर बुलाया गया है। जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास जारी हैं। मजदूरों को उनका जीवन सुरक्षित रहे इसके लिए उनको पर्याप्त डाइट भी दी जा रही है और साइकोलॉजिकल उनको जो इस समय ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो मनोबल बढ़ाने के लिए वो भी सब किया जा रहा है। सेना सहित तमाम जितनी प्राइवेट एजेंसियां हैं जो उसके एक्सपर्टीज है जिनके पास, उन सबको वहाँ लगाया गया है। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि ये मजदूर सब सुरक्षित बाहर निकलेंगे। सर, त्रिवेंद्र जी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक तरफ टनल में मजदूर फंसे, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ शादी के कार्यक्रमों में दिल्ली में इधर उधर व्यस्त हैं, भले ही कैंप डाले हों, लेकिन इस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं। विपक्ष इस पे भी सवाल उठा रहा है। देखो, विपक्ष की जो भूमिका शुरू से है वो विरोध की भूमिका है। मैं समझता हूँ कि विरोध की राजनीति के लिए बहुत समय है। इस समय हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि जो अंदर हैं वहाँ तक तो किसी की वॉइस नहीं जा रही है, लेकिन जो बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, दिन रात वहाँ पर लगे हुए हैं, उनका मनोबल नहीं तोड़ा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 जिंदगियों को जल्द बाहर निकालने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी के साथ साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। यहां लोगों का अपने ईष्ट पर पूरा भरोसा है। वहीं सुरंग के मुहाने पर बाबा भौकनाथ के अस्थायी मंदिर के पीछे पानी का रिसाव हुआ है। पानी के रिसाव से बनी आकृति को भगवान शंकर की आकृति बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्हें भगवान शिव की आकृति बनी दिखाई दी है। लोगों के अनुसार अब भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया है और सुरंग में फंसे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। तो वही उत्तराखंडी भाषा न्यास एवं उत्तराखंड भाषा प्रसार समिति ने सरकार से उत्तराखंडी भाषा परिषद की स्थापना करने की मांग की है। इस संबंध में उत्तराखंडी भाषा न्यास एवं उत्तराखंड भाषा प्रसार समिति द्वारा देहरादून में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें इन दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों ने सरकार से उत्तराखंडी भाषा परिषद की स्थापना कर उत्तराखंडी भाषा का संरक्षण करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने हिंदी भाषा के संरक्षण के लिए कार्य किया है, उसी तर्ज पर उत्तराखंडी भाषा के संरक्षण और विकास के लिए कार्य किया जाए। सरकार से मांग की गई कि सरकार जैसे हिंदी के लिए केंद्र सरकार ने संरक्षण दिया था, हिंदी को पहले खड़ी बोली थी, उसके बाद हिंदी जो है, हिंदी
कोई भाषा थी नहीं पहले, खड़ी बोली थी। खड़ी बोली में कई बोली जो लोक बोलियां थी उस समय की लोक भाषाएं थी, उसके शब्दों को जोड़ा गया, एक विषय बनाया गया और उसको संरक्षण दिया केंद्र सरकार ने। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी की भाषा को, इन दोनों को उत्तराखंडी भाषा के लिए उत्तराखंड सरकार संरक्षण दे। और जैसे एक विषय हिंदी भाषा का बना, उसमें कई बोलियों के साहित्यकार थे, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक विषय बने जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जिस भी भाषा का साहित्य हमारी उत्तराखंडी भाषाओं में है उसके साहित्य को उसमें जोड़ा जाए। और गढ़वाल की, ताकि हमारी गढ़वाल के जो बच्चे वो भी कुमाऊनी पढ़े और कुमाऊं के बच्चे गढ़वाली पढ़ें, तो आपस में सामंजस्य बनेगा। और जो तू गढ़वाली मैं कुमाऊनी की ये हमारी एक पृष्ठभूमि बनी हुई है वो समाप्त हो। बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारा। हम सबसे पहले भाषा और लोक भाषा में अंतर समझाना चाह रहे हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा जो होती है वो नियमों से बंधी रहती है, व्याकरण के नियमों से बंधी रहती है। और जो लोक भाषा होती है उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसकी मर्जी जो जैसे कह सकता है वो लोक भाषाएं हैं। तो हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, रंग, रावलती, जितनी भी भाषाएं हमारी 14 बोलियां हैं हमारी, तो वो सारी हमारी लोक भाषाएं हैं। तो हम भाषा की बात कर रहे हैं, वह भाषा जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी के समान शब्द हों और जो व्याकरण के नियमों से बंधी हो, हम उसके लिए काम कर रहे हैं और उसका नाम उत्तराखंडी भाषा हमने रखा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी 3 दिसंबर को हरिद्वार का दौरा करेंगे। इसकी जानकारी कानपुर के विधायक उमेश कुमार द्वारा रुड़की में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक उमेश कुमार ने बताया कि स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी 3 दिसंबर को मोहम्मद शमी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जहां वे क्षेत्र के युवाओं के साथ वर्ल्ड कप 2023 के अपने अनुभव को साझा करेंगे। उमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने स्टार गेंदबाज से हरिद्वार आने की अपील की गई थी, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है, जिसके चलते अब मोहम्मद शमी 3 दिसंबर को हरिद्वार पहुंच रहे हैं। भव्य, एक दिव्य, एक ऐसी प्रतिभा जिसने पूरी दुनिया को 2023 के वर्ल्ड कप में चौंका दिया है, हमारा छोटा भाई मोहम्मद शमी। मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप हरिद्वार जनपद आएँ, उत्तराखंड आएँ, हमारे युवाओं के साथ अपने वर्ल्ड कप के अनुभव और अपने जीवन के अनुभव साझा करें। उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और वो अभी 3 दिसंबर को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार आ रहे हैं। 11 बजे का कार्यक्रम है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि समय पर आकर मोहम्मद शमी के साथ उनके जीवन के जो अनुभव हैं उनको साझा करें। प्रयास करेंगे, अभी 1-2 दिन में आपको इसके बारे में अवगत, जब हम फाइनल प्रोग्राम जारी करेंगे तो उसके संबंध में आपको अवगत कराएंगे। बीती 25 नवंबर को काशीपुर में 2 सगी बहनों के हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। पिता ने ही अपनी मासूम बेटियों को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने मीडिया के सामने खुलासा करते हुए बताया कि तंत्र मंत्र के नाम पर बाप ने ही अपनी दोनों बेटियों की हत्या की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अली हसन, जो कि तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास रखता था और अक्सर घर और बाहर भी इसी प्रकार की क्रियाओं में लीन रहता था, अली हसन ने अपनी दोनों बेटियों पर किसी चुड़ैल अथवा हवाई असर को मानते हुए उन पर तंत्र मंत्र की क्रिया करने लगा। इसके बाद भी दोनों में जब सुधार नजर नहीं आया तो अली हसन ने दोनों बेटियों को यातनाएं देना शुरू कर उनका खान पान बंद कर दिया, जिसके चलते उसकी दोनों बेटियां अपनी जान से हाथ धो बैठी। हमें काशीपुर में सूचना आई कि एक अली खान करके एक व्यक्ति है, वो ऐसे पेशे से राजमिस्त्री है, परंतु झाड़ फूक का काम करता है। उसके घर में उसकी दोनों बेटियां जिनका नाम है यास्मीन और फरहीन, 19 और 11 साल की यास्मीन और फरहीन का, दोनों का लाश पड़ी हुई है। और वो सारे उसके यास्मीन और फरहीन की सभी भाइयां और बहनें वहीं पड़े हुए हैं। तो मतलब ऐसा सूचना आई आसपास के लोग। तत्काल थाना अध्यक्ष के अलावा सीओ, एसपी सभी लोग गए थे। हम लोग वहां पे मौके पे चले गए तो कुछ बड़ा हैरतन चीजें सामने आई। वो है कि ये भूत प्रेत को निकालने का, चुड़ैल को निकालने का, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक, काला जादू, इसका वो प्रैक्टिशनर था। ये खुद ही काम करता था। वैसे तो कहता है कि राजमिस्त्री का काम करता हूँ, पर राजमिस्त्री का काम हमने जानकारी की बहुत ही कम करता है। एक 4-5 दिन करता है। बाकी टाइम में कहीं मजार पे झाड़ फूक करना, अपने ही घर में लोगों का झाड़ फूक करना, ये काम। तो इस पूरे परिवार जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। जब टीम गई तो सभी ने यही बोला कि हमारे दोनों बहनों को जिन ले गई, चुड़ैल लेके चली गई, लेके चली गई। और कुछ बड़े ये बोल रहे थे कि वो उठ जाएंगे। अभी चुड़ैल तो चली गई, चुड़ैल निकाल दिया पापा ने और
और ये उठ जाएंगे। तो इतनी अंधविश्वास है, किसी ने पढ़ाई नहीं करी, नॉट ए सिंगल पर्सन उसने पढ़ाई नहीं करा, इन्होंने ये विश्वास पे थे कि ये दोनों बहनों को चुड़ैल आता है। ये तो टीनेजर्स थे, कभी कोई अपसेट होते होंगे या मानसिक रूप से कोई बीमारी होता होगा या वैसे भी होता होगा। तो पोस्टमार्टम में बहुत ज्यादा इंजुरीज आ गई, मतलब शरीर पे विभिन्न जगहों पे चोटें आ गई है, बदन पे और गले पे भी दबाने का निशान वो सब है। तो तत्काल जो है कानूनी रूप से कार्य करते हुए चौकी इंचार्ज की वापसी में हमने दोनों बहनों की, फरीन और यास्मीन का बहनों की हत्या का मुकदमा हमने चौकी इंचार्ज की तरफ से दर्ज कर दिया। तो एक रीजन है क्योंकि पूरी परिवार में जो भी बचे हुए थे, बीवी हो या और भी बच्चे हो, 5 बच्चे, सबका काउंसलिंग किया हमने, महिला पुलिस, महिला अधिकारी, सब लोग जाके। तो ये सब उसी इंप्रेशन में थे कि इनके दोनों बहनों को चुड़ैल ने आके लेके चली गई। और जब मृत्यु के बारे में पता चला तो ये अब भी मान रहे कि चुड़ैल आ गया और चुड़ैल ने इनके बहनों की जान ले गई। कुछ भाई तो अभी भी बोल रहे, छोटे छोटे बच्चे, कि अभी चुड़ैल चली गई, मेरी बहनें उठ गई। तो बहुत ही ज्यादा वो स्वस्थ मानसिकता के साथ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इसलिए मैंने निर्देश दिया कि भाई पहले बाकी बचे हुए लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। बढ़ते आगे, मंगलौर में पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बाबू मोहम्मद हनीफ द्वारा लिखित तारीख तेली नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस मौके पर पुस्तक के लेखक बाबू मोहम्मद हनीफ ने कहा कि यह पुस्तक तेली बिरादरी को लेकर लिखी गई है ताकि इस बिरादरी में जागरूकता आ जाए और भारत के मुसलमानों में बिरादरीवाद को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत के मुस्लिम एक ही समाज से ताल्लुक रखते हैं और इस्लाम धर्म में जातिवाद करना गलत है। इस अवसर पर तेली बिरादरी के रहनुमा एडवोकेट यूनुस कौसर ने भी किताब के लेखक को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस किताब के माध्यम से देश के तेली बिरादरी के लोगों में जागरूकता आएगी। कि हिंदुस्तान में तेली बिरादरी की हिस्ट्री और मुसलमानों में जातिवाद, जबकि इस्लाम में जातिवाद नहीं है। इसी के बारे में मैंने लिखा। एक बान सेब की मीटिंग में मैं गया तो मुझे एक किताब मिली जिसका नाम था मुसलमानों में ब्राह्मणवाद, इस्लाम में ब्राह्मणवाद। तो मैंने इसको उल्टा लिखा, इस्लाम में ब्राह्मणवाद नहीं है बल्कि मुसलमानों में बिरादरीवाद है, इसका मौजूद। तो इससे नॉलेज होगा कि भाई हम बिरादरीवाद इस्लाम में कहाँ से आया। इसके शुरू से लिया मैंने, जैसे कन्वर्टेड लोग यहाँ हुए, किसी बिरादरी का समझ लिया इसको, और क्या क्या हिस्ट्री आपस में बिरादरीवाद फैल रहा, आपस में दुश्मनी फैल रही है। मैं चाहता हूँ कि हम आपस में प्यार के साथ रहें, जो मुसलमान है मुसलमान रहे, जो हमारे दूसरे भाई इसी तरीके से रहें। एक मैंने करेक्टर की लिखी कि हम आपस में हिंदू मुसलमान हो, सब भाई भाई है, कोई हमारे अंदर द्वेष न हो, हम भी उन्हीं के भाई हैं, यहीं के हिंदुस्तान से पैदा से हमारे बड़े कन्वर्टेड होकर बिरादरी भाई और उसी बिरादरी के नाम से हम जाने जाते हैं। अब को मुझे 30 साल लगे हैं कलेक्ट करते हुए, और पूरा मैंने 50 साल का डेटा लिखा है इसको, आज़ादी से लेके सन 47 से लेके मैंने अब तक का सारा लिखा है। किन लोगों ये कोई भी पढ़ सकता है, इसमें किसी बिरादरी ठेस नहीं, कुछ नहीं, कोई पढ़ सकता है इसको। कहाँ मौजूद रहेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? यही से मेरा एड्रेस यहाँ से मिल जाएगी आप। मुस्लिम तेली बिरादरी के तरक्की के और परेशानी के हालात के दरमियान में गुजरे हैं। खास तौर से ओबीसी क्लास में नाम को शामिल कराने के लिए गवर्नमेंट से बच्चे और बच्चियों को तालीमी सहूलियात और वज़ाइफ हासिल करने के लिए जो कोशिशें की गई, उसमें इस किताब का तज़किरा बाबू हनीफ साहब ने कुछ दूसरे लोगों के हालात देखकर, कुछ उनकी कुर्बानियों को देखकर, उनसे असर करके इस हालात को कुछ जो जीओज हैं गवर्नमेंट के, उनको आसानी के लिए उनको तरतीब दिया है ये किताब है। और यही इसका मकसद है कि बच्चे और बच्चियों को तालीमी और रोजगार में और सर्विसेज में उनको आसानी हासिल हो। इसका कोई सियासी या कोई दूसरा राजनीतिक या किसी तरह का कोई दूसरा मकसद नहीं है। इसी मकसद के लिए इस काम को एहतराम किया गया है कि बच्चों को पता लगे और इसकी तशहीर हो। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज नगर निगम सभागार में वैद्य टेक बल्लभ के द्वारा निःशुल्क औषधि वितरित की गई है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर महामंडलेश्वर स्वामी योगी यतीन्द्रानंद गिरी भी मौजूद रहे। यहां मौजूद सभी लोगों को तमाम औषधियों से बनी खीर का सेवन करवाया गया और आंखों की तेज रोशनी के लिए आयुर्वेदिक दवाओं से बनी आई ड्रॉप भी डाली गई है। वहीं वैद्य टेक बल्लभ ने बताया कि उनकी औषधियों को चंद्रमा की किरणों से तैयार किया जाता है, जिसके बाद लोगों को उसका सेवन कराया जाता है। उन्होंने कहा कि वह खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ही तैयार की जाती है, जिससे लोगों को पहली खुराक में ही आराम मिल जाता है।
औषधि खीर और दिव्य जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है और शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर बना करके रात को पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों में रखी जाती है। सुबह खाली पेट सेवन कराई जाती है। वो आज कार्तिक पूर्णिमा का यानी आज इस वर्ष का दूसरा शिविर था जो आज संपन्न हुआ है। आज मुख्य अतिथि बहुत ही अच्छी उत्तम विशुद्ध विभूति महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज थे, जिनका आज उद्बोधन प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत अच्छा एक किस्से और अपना आशीर्वाद दिया हमको। बहुत बढ़िया कार्यक्रम में जितने लोग आते हैं उन सब लोगों ने अपनी राय दी है, अनुभव शेयर किया है कि उनको लाभ होता है। और ऐसे लोग हैं जो कई साल से आते हैं बराबर, कहते हैं कि हाँ फायदा हो रहा है, ये हम जरूर करें। तो आज जैसा हमने पूछा सभी लोगों से कि क्या अगला कार्यक्रम भी करना चाहिए या नहीं करें, तो सब ने हाथ उठाकर नहीं वो जरूर करना चाहिए, हमें बहुत लाभ होता है। तो कुछ लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं और सब लोगों ने बताया है कि ये बहुत अच्छा लाभकारी है। और हमारा तो इसमें उद्देश्य सिर्फ दिखाने का ये है कि ये एक खुराक से लाभ होता है। तो सारी दुनिया आम नागरिक गलत कहते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा देर से लाभ करती है। एक खुराक हम खिलाते हैं, ऐसी और भी बहुत सी दवाइयां हैं जो हम सिंगल खुराक का रिजल्ट दिखाते हैं। अभी आज हमने एक और प्रयोग किया है कि आंखों में दवाई, सभी लोग जितने आए थे सबकी आंखों में एक खुराक दवाई डाली और उन सबसे पूछा कि आपको क्या लाभ हुआ इससे। तो एक खुराक डालने से उनको इतना लाभ हुआ कि सब लोग कहने लगे कि आज ले ये दो तो और डालो। बहुत ही अच्छा लाभ हुआ। एकदम से आंखों से हल्की नजर आती है, आंखों में बड़ा आराम मिलता है, ठंडक मिलती है और कहीं से पानी आना होता हो, विजन क्लियर नहीं होता हो, धुंधला दिखाई देता हो, तिरमिरे आते हो। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली के प्रभारी आर.के. सकलानी ने कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर उन दुकानदारों को सम्मानित किया है जिन्होंने अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी आर.के. सकलानी ने कहा कि पुलिस ने उन दुकानदारों को सम्मानित करने का काम किया है जिन्होंने अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। उन्होंने कहा कि इन कैमरों के माध्यम से पुलिस को अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने में काफी सहयोग मिलता है। वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष धीर सिंह ने बताया कि हर दुकानदार को एक कैमरा जरूर लगाना चाहिए ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इससे कोई छुपा नहीं है कि जितनी भी हमारी घटनाएं हैं वो सीसीटीवी कैमरों का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और समाज में हमारे ऐसे भी लोग हैं जो कि निस्वार्थ रूप से जिन लोगों ने पब्लिक को सीसीटीवी कैमरे डोनेट कर रखे हैं। इसमें हमारे जो A to Z है उसमें धीर सिंह जी हैं जिन्होंने कि 5 कैमरे अपनी तरफ से पब्लिक को डोनेट कर रखे हैं। और पुलिस जो हमारे थाना क्षेत्र में जो घटनाएं होती हैं उनमें बहुत बार इनके कैमरों का खुलासे में योगदान रहा है। तो हमें लगा कि हमें इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहित करके अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो लोग जो है कम से कम एक कैमरा अपना पब्लिक के लिए डोनेट करें। और इससे बड़ा कोई नेत्रदान नहीं है जिससे कि अन्य लोगों का हित हो सके। इसके अलावा हमारी जो आज व्यापार मंडल और ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ में मीटिंग हुई, इसमें मुख्य रूप से यातायात व्यवस्था पर चिंतन हुआ और जो भी सुझाव व्यापार मंडल और ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं, खास करके ई रिक्शा की ऑपरेटिंग के संबंध में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसको हम अधिकारियों के संपर्क में ला करके उनके संज्ञान में ला करके इसमें एक जल्दी एक इम्प्लीमेंटेशन इनके व्यवस्थाओं के विषय में अपने थाना क्षेत्र में करेंगे। उसका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से मैं समाज को और व्यापार समाज को और हर उस आदमी को जो समाज की और जनहित की चिंता करता है उसको एक संदेश देना चाहूँगा कि शहर में, गांव में, हर जगह, क्योंकि आपका ये जो न्यूज़ चैनल है पूरे क्षेत्र में सब जगह चलता है, तो एक जो जनहित में जो तीसरी आग जिसको बोलते हैं कैमरा, सीसी कैमरे से जनहित के लिए मतलब एक या नेत्र दान करना चाहिए। और मैंने भी क्योंकि अपने प्रतिष्ठान के माध्यम से यह कैमरे के माध्यम से जो है मैंने भी एक सहयोग समाज और जनता में किया है, तो उसके लिए आज पुलिस प्रशासन ने खासतौर पर जो आर.के. सकलानी जी यहाँ के जो अपने प्रभारी जी है
वो अपने अच्छे कार्यों के लिए, जनहित के लिए, समाज के कार्यों के लिए, जिनका जाना माना नाम है, वो जहाँ भी पोस्टिंग रहते हैं तो ऐसे अच्छे कार्य करते हैं कि जिनके लिए उनका प्रत्येक क्षेत्र में लोग उनका सम्मान करते हैं। तो मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने जो है मुझे भी सम्मान दिया और साथ में बाजार में घूमकर सभी लोगों को इसके लिए प्रेरणा भी दी और जागरूक भी किया। मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आसपास जो भी क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि जो सड़कों पे जो लोग क्राइम करके जाते हैं, कोई आसमान में उड़कर तो जाते नहीं है, तो अगर हम एक अपनी दुकान के बाहर या अपने दुकान के बाहर जो पोल लगे, अगर हम एक कैमरा अगर जनहित में अगर हम ये दान कर दें और इसके सहयोग से अगर कोई क्राइम पर अंकुश लगे तो इसके लिए बहुत बड़ा हमारा उपकार होगा। और चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।